सुवर्णगढ़ राज्य के राजा कनकसेन बहुत ही होनहार थे। उनका राजपुत्र सुवर्णकांत और राजकन्या कंचना बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनके सौंदर्य और शूरता के चर्चे हर राज्य में फैले हुए थे। एक दिन सुवर्णकांत अपने मन की बात अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, मेरा राज्याभिषेक होने से पूर्व मैं ये पूरा देश भ्रमण करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए आज्ञा चाहिए। राजपुत्र, आपकी इच्छा अनुसार आप देश भ्रमण कर सकते हैं, मगर आपको 1 वर्ष के अंदर देश भ्रमण करके राज्य में लौट आना होगा। ठीक है पिताजी, 1 वर्ष में मैं वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर राजपुत्र सुवर्णकांत अपने माँ, पिताजी और लाडली बहन कंचना से विदा लेता है और देश भ्रमण पर निकल जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लगभग 10 महीने पूरे हो जाते हैं। अब राजकुमारी कंचना का राजमहल में मन नहीं लगता। एक दिन उसे बहुत बुरा सपना आता है। रात भर वो उस सपने की वजह से सो नहीं पाती। अगले दिन वो अपने पिताजी से कहती है। पिताजी, मुझे कल रात को बहुत बुरा सपना आया कि भैया किसी विशाल सरोवर में डूब रहे हैं। उनकी आंख नाक में पानी गया है और वो मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मैं इस स्वप्न से विचलित हुई हूँ पिताजी। पुत्री कंचना, तुम चिंता मत करो। राजपुत्र सुवर्णकांत बहुत ही शूरवीर है। वो जल्द ही सही सलामत लौट आएंगे। ऐसा कहकर महाराज ने अपनी पुत्री को समझाया। अब महाराज ने अपने सैनिकों की एक विशेष सेना को राजकुमार की तलाश में भेज दिया और राजकुमार का इंतजार करने लगे। अब 1 साल हो गया। राजा बहुत चिंतातुर होने लगे। कुछ दिनों में राजा के सारे विशेष सैनिक वापस आ गए। उन्हें राजकुमार नहीं मिला था और सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि राजकुमार अंत में अपरपुर नाम के राज्य में गए थे। अब राजा के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। राजपुत्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। कंचना को अपना सपना सच होते दिखाई दे रहा था। वो बहुत चिंतित हो गई थी। एक दिन उसने राजा से कहा। पिताजी, आप मुझे भैया को खोजने की इजाजत दे दीजिए। मैं भैया को खोज कर लाऊंगी। नहीं राजपुत्री, आप नहीं जाओगी। आपका जाना उचित नहीं होगा। हम देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। आप चिंता ना करें। महाराज अब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप तो जानते हैं कि मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ और युद्ध कला में भी निपुण हूँ। आप ऐसी छोटी मोटी समस्या से कैसे डर सकते हैं। मैं मेरे भैया को खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगी पिताजी। आप मुझे कृपया जाने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है कंचना, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूँ, मगर तुम एक वादा करो कि अगर सुवर्णकांत का कुछ पता न चला तो तुम वापस राज्य में लौट आओगी। ठीक है पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव पुत्री। अब कंचना सुबह ही यात्रा के लिए निकल पड़ती है। वो एक लड़के की तरह अपना वेश परिधान कर लेती है और लगातार 7 दिन तक घोड़े पर सवार होकर अपना सफर करती है। आखिर वो अपरपुर नाम के राज्य में पहुंच जाती है। उस राज्य के सीमा के शुरू होते ही एक कुएं के पास उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। राजकुमारी वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी जोर से रोता हुआ दिखाई देता है। वो भीड़ से पूछती है, क्या हुआ है? यहाँ ये आदमी क्यों रो रहा है? अरे बेटा, यहाँ इस बूढ़े आदमी के बेटे ने पानी में कूद के जान दे दी है। बहुत देर हो गई है, मगर अभी तक उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए सारे लोग चिंता में है। कंचना ये सब सुनकर पानी में छलांग लगाती है, मगर पानी में उसे कोई नजर नहीं आता। वो पानी के तले जाकर खोजती है। उसे वहाँ एक बड़ा सुरंग दिखाई देता है। वो सुरंग में जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की अपनी वीणा बजा रही थी और एक आदमी उस वीणा का आनंद ले रहा था। कंचना समझ जाती है कि वो वही आदमी है जिसके पिता बाहर रो रहे हैं। कंचना के अंदर जाते ही वीणा वादन बंद हो जाता है। वो उस लड़की से बोलती है, आप कृपया करके इस आदमी को जाने दीजिए। इसके माता पिता बाहर शोक मना रहे हैं। वो आदमी चाहे तो जा सकता है, मैं रोकूंगी नहीं, मगर मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं बाहर आ गई तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। कंचना उस आदमी को समझाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर आकर कंचना के साथ उस आदमी को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तुम कहाँ से आई हो बेटा? यहाँ आज तक तो कभी नहीं देखा। बाबा, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ। मुझे यहाँ का जो माया सरोवर है वहाँ जाना है। बेटा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया। मेरी सलाह मानो, तुम वहाँ जाने का ख्याल दिल से छोड़ दो। बाबा, मुझे वहाँ जाना ही है। आप मुझे सिर्फ बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। बेटा, तुम्हें वहाँ जाने के लिए सिर्फ इस राज्य के महाराज की आज्ञा लेनी होगी और उनकी आज्ञा लेने के लिए तुम्हें उन्हें अलग अलग प्रकार के मूल्यवान रत्न देने होंगे। शायद तब वो तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोल के कंचना वहाँ से निकलती है और उनके पास के वो अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर नगर में प्रवेश करती है। अब वो राजा के दरबार में हाजिर होती है और उनसे कहती है, महाराज, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ और आपके लिए वहाँ के अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर आई हूँ। आपको पसंद आते हैं क्या? देख लीजिए। अति सुंदर। ऐसे मूल्यवान रत्न आज तक हमने नहीं देखे। आपने इतने सुंदर और कीमती रत्न हमें दिए हैं। अब आपको हमारा मेहमान बनके कुछ दिन हमारे महल में रहना होगा। धन्यवाद महाराज।
कंचना महाराज का दिल जीत लेती है और महल में 5 दिन रुककर फिर वहाँ से निकलने का विचार करती है। आप यहाँ हमारे मेहमान हो, मगर आप इतनी दूर किस लिए आए हैं, आपने ये अभी तक नहीं बताया। महाराज, आप मुझे वचन दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप क्रोधित हो गए तो? वचन दिया आपको, आप जो भी मांगोगी आपको मिल जाएगा। महाराज, मुझे आपके नगर में जो माया सरोवर है वहाँ जाना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो, मगर वो सरोवर बहुत ही माया से भरा हुआ है, आप जरा संभल कर जाइए। धन्यवाद महाराज। उसी दिन कंचना सरोवर को देखने चली जाती है। महाराज की आज्ञा साथ होने के कारण उसे कोई भी रोकता नहीं। उसके वहाँ जाते ही उस माया सरोवर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद भी हो जाता है। वो माया सरोवर पूरा माया से बना हुआ था। वहाँ आज तक जो भी गया था वो लौटकर कभी वापस नहीं आया था। कंचना थोड़ी देर चलती है। कुछ देर बाद एक डरावना आदमी आकर उससे कहता है, आइए, आपका यहाँ स्वागत है, आइए मेरे साथ। कंचना उसके साथ चलने लगती है। हमारे यहाँ मेहमानों को इस सरोवर में नहलाने की परंपरा है, आप उस सरोवर के बीचों बीच जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। कंचना के कमर तक पानी पहुँच गया था। अब कंचना बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। वो आदमी कंचना के पीछे ही चलने लगता है। अब पानी कंचना के गर्दन तक आ जाता है। वो डरावना आदमी कंचना को नहलाने के लिए एक लोटे से उसके सिर पर पानी डालता है। वो ऐसे 3 बार करता है और तीसरी बार वो लोटा पानी में उल्टा डाल देता है। लोटा उल्टा डालते ही कंचना पानी में डूबने लगती है। जैसे तैसे वो ऊपर लटकती एक रस्सी को पकड़कर जोर से खींचती है और तभी सब तरफ प्रकाश फैल जाता है। थोड़ी ही देर में सारा सरोवर बड़े आलीशान महल में परिवर्तित हो जाता है। कंचना महल में आगे जाकर देखती है। उसे वहाँ एक बड़ा मंडप दिखाई देता है जिसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां खड़ी हुई है। उन मूर्तियों के बीचों बीच एक सोने के पिंजरे में एक तोता होता है और उस तोते के सामने एक दीवार पर राजमुद्रा गढ़ित होती है जिस पर एक संदेश लिखा होता है। कंचना उस दीवार के पास जाकर वो संदेश पढ़ती है। जो भी आगे रखे हुए धनुष्य से इस सोने के पिंजरे में कैद तोते की दाहिनी आंख को बाण मारेगा, उसे इस माया सरोवर की माया प्राप्त होगी और यहाँ का मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी उसे मिल पाएगा। और अगर कोई ये शर्त पूरी ना करे तो वो मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब पढ़कर अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई सुवर्णकांत का क्या हुआ होगा। वो झट से उन मूर्तियों के पास चली जाती है और अपने भाई को ढूंढती है, मगर सारी मूर्तियां एक जैसी ही दिखाई देती है। वो धनुष उठाकर तीर मारने के लिए सज्ज हो जाती है और एक तीर मारती है। उसका निशाना चूक जाता है। हे राजकुमारी कंचना, क्यों यहाँ निरर्थक प्रयास कर रही हो? उस तोते ने वो राजकुमारी है यह पहचान लिया और उसे वहाँ से भाग जाने की सलाह दी। नहीं, अब जो भी है, मगर हमारा राजवंश हमें कोई भी चुनौती को छोड़कर भागने की अनुमति नहीं देता, इसीलिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मेरा कुछ भी हो जाए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहते ही उसका कमर तक का सारा शरीर मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अब उसने दूसरा तीर उठाया और निशाना लगाया। इस बार भी निशाना चूक गया। राजकुमारी, तुम्हारा भी हाल इन बाकियों की तरह ही होने वाला है। अब राजकुमारी डर गई। उसके हाथों तक का भाग मूर्ति बन गया था। अब उसके पास आखिरी तीर बचा हुआ था। हे सारे गुरुवर्य, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप मुझे कृपया करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह के कंचना ने तीसरा तीर धनुष पर लगाया और उसे अपने सिर से लगा के तोते की तरफ आखिरी निशाना लगाया। वो तीसरा तीर जाके उस पंछी की दाहिनी आंख में घुस गया। सारा मंडप टूट गया और उसके पैरों के पास एक बड़ा हीरा आकर पड़ा। राजकुमारी ने आंखें खोली और वो हीरा उठाकर मूर्तियों के पास चली गई। हर मूर्ति को वो हीरे से स्पर्श करने लगी। हीरे के स्पर्श करते ही सब मूर्तियां मुक्त होने लगी और राजा महाराजा ऐसे सारे लोग मुक्त होने लगे। अब एक आखिरी मूर्ति बची थी। हे भगवान, ये मेरा भाई है। ऐसा कह के वो आखिरी मूर्ति को हीरा लगाकर उसे मुक्त करती है और उसके सामने उसका भाई राजपुत्र सूर्यकांत खड़ा दिखाई देता है। कंचना, आपके सामर्थ्य का कोई मोल नहीं है। आपने हमें छुड़ाकर आपकी वीरता सिद्ध की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। भैया, आप मुझे मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। चलिए, अब हम हमारे राज्य में लौट जाएंगे। ऐसा कह के सुवर्णकांत और कंचना अपने राज्य में लौट आते हैं। दोनों को देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी पर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। अब महाराज कनकसेन अपने राजपुत्र का राज्याभिषेक कर देते हैं और राजकुमारी कंचना का विवाह भी एक बड़े राज्य के राजकुमार से धूमधाम से करते हैं। अब राजा और राजा की प्रजा बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम धैर्य और विवेक से करना चाहिए। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।